हेलो मेरे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू मेक इट एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में जो आपने पढ़ा है बच्चे, फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर स्केलर के डिफरेंस, टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये चीजें आप पहले से पढ़ चुके हो। अगर आप नहीं पढ़े हो बच्चे, नई क्लास देखे हो, तो पहले वो क्लास देखो, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करो, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन आपको होने वाली है। और जो बच्चे पढ़ चुके हो, उठा लो कॉपी एंड पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक लिखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इसका बहुत ही आसान सा मेथड है, हेड टू हेड मेथड। ओके, हेड टू हेड मेथड और टेल टू टेल मेथड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा, मान लो कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच हमको एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल मेथड जो मैंने बताया बच्चों, हेड टू हेड और टेल टू टेल, कैसे आपको इस्तेमाल करना है, इसको पैरेलली शिफ्ट करना है। ठीक है, पहला काम क्या करना है, पैरेलल शिफ्टिंग करनी है। कहां पर, एक दूसरे के हेड के साथ हेड कनेक्ट कर दो या टेल के साथ टेल कनेक्ट कर दो। चलो देखो ये कैसे बनेगा, कैसा बनेगा, दिखेगा कैसा, देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नहीं, यहां पर हेड और टेल कनेक्ट हो गया ना, हेड टेल नहीं कनेक्ट करना है, याद रहे। बहुत बच्चे ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चों। देखो हेड टू हेड, तो जो एंगल होगा वेक्टर ए वेक्टर बी, इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा, वो यहां पर होगा। अब आप कहोगे सर हम टेल टू टेल क्यों कनेक्ट करें, सर हम हेड टू हेड कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको उठाओ चुपचाप से और इससे हेड मिला दो। ठीक है, हेड मिला दो, क्या हो गया, थीटा। अगर इसी में मैं टेल को भी कनेक्ट करके दिखाऊं तो ये हो गया थीटा। ये दोनों पैरेलल हैं बच्चे, ये वेक्टर ए है, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हम कह सकते हैं यहां पर। समझ में आया, एंगल वही होगा, आप हेड टू हेड मिला दो या टेल टू टेल मिला दो। ठीक है, याद रहेगा, कभी भी अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो आप हेड टू हेड या टेल टू टेल याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो आओ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करना। फाइंड एंगल between first parallel vectors। पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, जिन बच्चों ने ये पिछली क्लास नहीं देखी है वो देखो, उसके बाद यहां पर आओ, क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चे, जो दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। सर पैरेलल वेक्टर्स का 0 डिग्री है, तो एंटी पैरेलल का कितना होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का कितना होगा। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और एक चीज बच्चों, इक्वल वेक्टर का तब क्या होगा, इक्वल वेक्टर्स का क्या होगा, इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं बच्चा जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, वो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, कहीं कहीं पर क्वेश्चन ऐसे आता है कि दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल क्या हो सकता है। ध्यान से देखो, कोलिनियर वेक्टर्स जो होते हैं बच्चा, ये क्या होते हैं, ऑन द सेम सपोर्ट, एक ही सपोर्ट पर ये दोनों वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये सपोर्ट है, समझो बात को, मान लो ये सपोर्ट है बेटा, तो एक वेक्टर इधर को हुआ, दूसरा वेक्टर इधर को भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा वेक्टर इधर को भी तो हो सकता है, ऑन सेम सपोर्ट, उसी पर है, इधर को भी तो हो सकता है। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक, तो एंगल ए एंड बी के बीच क्या होगा बेटा, ए एंड बी के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। बट ए एंड सी के बीच, ए
एंड सी के बीच 180 डिग्री। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर्स के या तो 0 डिग्री पे हो सकते हैं या तो 180 डिग्री पे हो सकते हैं, बट सपोर्ट उनका एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया? मिटा दूं? चलो एक और क्वेश्चन हम बनाते बच्चे, एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एंगल कैसे फाइंड करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एंगल कैसे फाइंड करना है? मान लो ये एक वेक्टर है और ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ए बी डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है कि इनमें से वेक्टर ए एंड वेक्टर बीच के एंगल है थीटा। ठीक, तो थीटा कहां पर होगा बताओ? थीटा कहां पर होगा? ध्यान से देखो, हेड टू, यहां क्या बच्चे, पहले वाले का हेड दूसरे वाले के टेल पे लगा हुआ है, मतलब ये हेड टेल हो गया, ये हेड टेल हो गया। बट हमको क्या करना है? हेड टू हेड और टेल टू टेल करना है। या तो इसको हमको हेड से हेड मिला देना या तो टेल से टेल मिला देना। ठीक है, या तो नैन से नैन मिला देने हैं या तो दिल से दिल मिला देना है। चलो आ जाओ, देखो यहां पर कैसे मिलते हैं नैन इनके, ये मिले नैन। हमने क्या करा बच्चा, बस इसको इधर एक्सटेंड कर दिया विथ सेम मैग्नीट्यूड, विथ सेम मैग्नीट्यूड उसी डायरेक्शन में हमने कर दिया। तो जो एंगल होगा वो ये थीटा होगा। ठीक है बच्चा, ये समझ में आ गया? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे देगा कि ये है वेक्टर ए, ठीक, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। ठीक है, वेक्टर ए एंड सी के बीच का एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच अब एंगल आपको फाइंड करना है। बताओ जल्दी से क्या होगा? एकदम आसान, देखो कैसे, ट्रायंगल है। पहली बात तो ये कि हमको पता कौन सा करना है, ये क्लियर होना चाहिए। पता कौन सा करना है, ये देखो बेटा, वेक्टर ए इधर, वेक्टर बी इधर। ठीक है, हमको टेल से टेल मिलाना है, टेल से टेल मिला दो, हमको ये एंगल फाइंड करनी है। क्लियर? ये 30 डिग्री, ये 120 डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे बेटा? यहां पर क्या होगा? 120 डिग्री के बाद टोटल तो 180 डिग्री होता है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। ये होगा 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये कितना? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री तो ये मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। क्लियर हुआ कैसे निकालना है? क्लियर हुआ कैसे निकालना है? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्वाड्रेंट बनाते हैं हम। हमने बनाया क्वाड्रेंट, हमने बनाया एक वेक्टर, हमने बनाया दूसरा वेक्टर, हमने बनाया तीसरा वेक्टर, और हमने ऐसे ही बहुत सारे वेक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन जगह नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। इसका नाम है वेक्टर ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। आपको फाइंड करना है बच्चे वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल, ए एंड सी के बीच का एंगल, ए एंड डी के बीच का एंगल, फिर बी एंड सी के बीच का एंगल, बी एंड डी के बीच का एंगल, उसके बाद सी एंड डी के बीच का एंगल। आपको ये 6 एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे? एग्जैक्टली वही मेथड, प्रैक्टिस करो घर पे। इसको नहीं आता है कमेंट में बताओ, इसका रेस्पॉन्स आपको मैं बता दूंगा अगली क्लास में। H to H और T to T, हेड टू हेड और टेल टू टेल करना है बेटा। ध्यान रहे, हेड से हेड मिला हुआ रहना चाहिए, टेल से टेल मिला हुआ रहना चाहिए। अलग अलग बना लो, इंडिविजुअली बना करके देखो। ठीक है, कोई भी दिक्कत होने से आप जरूर कमेंट करके बताओ कि सर समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत होती है आप बताओ। चलो आगे बढ़े, चलो अगली टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ठीक है बच्चे, पहले तो ये जान लो कि कंपोनेंट्स होता क्या चीज है। ठीक, कोई भी वेक्टर अगर नाम में दे दूं इसका ए है, ठीक है, कोई भी वेक्टर 2 कंपोनेंट से बना हुआ होता है।
ठीक है, दो कंपोनेंट या मोर कंपोनेंट, टू और मोर कंपोनेंट से बना हुआ होता है। इसका मतलब क्या है बच्चा, यहां पर ये और भी छोटे छोटे बहुत सारे वेक्टर होंगे जिनको ऐड करने के बाद ये वेक्टर ए बना होगा, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, उसको स्प्लिट जब हम करेंगे, इस वेक्टर को जब हम स्प्लिट करेंगे अलग अलग कंपोनेंट में, तो क्या होगा, उसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। रिजोल्यूशन क्या होता है बेटा, कि स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज नोन एज रिजोल्यूशन। एंड स्प्लिटेड वेक्टर जो होते हैं, स्प्लिटेड वेक्टर्स जो होते हैं बच्चे, इसको कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, स्प्लिटेड वेक्टर्स जो होते हैं उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। अब एक वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है ये हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है बेटा, तो जो हमें पढ़ना है, हम ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मान लो एक्स वाई प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर एक वेक्टर लेते हैं ए। ठीक है, क्या लेना है, एक्स वाई प्लेन पर एक वेक्टर लेना है ए, जिसका एंगल थीटा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, ये है वेक्टर। तो इसके कंपोनेंट जो होंगे बच्चे, जो इसके ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स होंगे, वो होंगे ए एक्स एंड ए वाई। ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, अगर इन दोनों कंपोनेंट्स को मैं ऐड करूं तो सेम वही वेक्टर आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसी को स्प्लिट किया है, मैंने इसी को तो स्प्लिट किया है। मतलब बेटा ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स इन आई डायरेक्शन प्लस ए वाई इन जी डायरेक्शन, मतलब इन वाई डायरेक्शन। ये दोनों वेक्टर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंपोनेंट वेक्टर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, ये कंपोनेंट्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं बच्चों, अगर इन दोनों कंपोनेंट्स का मैं मैग्नीट्यूड निकालूं अगर, तो वो ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, और ये कब होगा, जब हम ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा लेंगे और ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा लेंगे। ठीक है, इसको और आसान लैंग्वेज में समझने के लिए, और आसान लैंग्वेज में समझो, अगर कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बन रहा है बेटा, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है ए जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा हो रहा है, तो इसका कंपोनेंट हमें एक वर्टिकल बना देना है। ठीक है, अब थीटा जिस कंपोनेंट के साथ अटैच्ड है, याद रखना है एकदम से, थीटा जिस कंपोनेंट के साथ अटैच्ड है वो होगा ए कॉस थीटा, और थीटा के बाद वाला जो बिना थीटा के है, ठीक है, बिना दिल के जो है, ठीक है, ये बेदर्द आशिक, इसका होगा ए साइन थीटा। ठीक है, इसके साथ थीटा साथ नहीं देगा, इसका थीटा साथ किसका देगा, कॉस थीटा का। ठीक, कभी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना हो तो थीटा का साथ जो कंपोनेंट दे रहा है उसके साथ कॉस थीटा होगा, जो नहीं साथ दे रहा है उसके साथ साइन थीटा होगा। याद रहेगी ये बात, याद रहेगी ये बात, निकाल के देखो ए एक्स साइन थीटा और ए वाई कॉस, सॉरी ए एक्स कॉस थीटा ए वाई साइन थीटा, जो मैंने अभी भी लिखा था उसका तो मैग्नीट्यूड निकालो, देखो ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलो बच्चों ये क्लियर हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्लियर हो गया, कैसे कंपोनेंट फाइंड करना है किसी भी वेक्टर का। ठीक है, चलो देखो एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं बेटा, एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। एग्जांपल कैसा होगा, चलो हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो आगे हमको जरूरत पड़ेगी। एक इंक्लाइंड प्लेन है जिस पर एक छोटी सी बॉडी है। ठीक है, इंक्लिनेशन है थीटा, वेट है W इक्वल्स टू mg। ठीक बच्चे, आपको फाइंड करना है W के कंपोनेंट्स। W के कंपोनेंट्स कहां कहां होंगे। ठीक, कुछ भी नहीं करना है, बस इतना दिमाग में रखना है कि दो कंपोनेंट्स बनाने हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर के ऐसे हो, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, बट वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर हमको ऐसे कंपोनेंट बनाने हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो आसान करने के लिए हम इस प्लेन के एक परपेंडिकुलर बना देंगे और दूसरा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। हमने दो कंपोनेंट्स बना लिए। ठीक है, चलो
अब बेटा हमको निकालना है इसके कंपोनेंट। अब ध्यान से देखो, ये थीटा है, ये 90 डिग्री, मतलब ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, मैंने इस प्लेन के परपेंडिकुलर बनाया था तो वो भी 90 डिग्री है। अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना होगा, यही होना चाहिए थीटा। अब थीटा हम इसलिए बस निकाल रहे हैं बच्चा कि हमको ये देखना है कि थीटा वफाई किस लाइन के साथ कर रहा है, किस कंपोनेंट के साथ वफादार है वो। तो ये होगा बच्चे W cos थीटा और ये होगा W sin थीटा। क्लियर हो गया? कंपोनेंट फाइंड कर लोगे, अब कभी आएगा तो कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, मिटा दूं, इसको भी मिटा दे रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। जो कंपोनेंट हम अभी पढ़ रहे हैं इसको जनरल लैंग्वेज में कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो क्वेश्चन है, इफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, if one of the rectangular component of vector whose value is 60 unit is 30 यूनिट, ठीक है, of vector is 30 unit, find another component। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है कि एक वेक्टर है हमारे पास जिसकी वैल्यू 60 यूनिट है, उसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 30 यूनिट है, तो हमें दूसरा वाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, एकदम आसान है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये हो गए कंपोनेंट्स हमारे, ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स हो गए। मान लेते हैं कि यहां वेक्टर है 60 यूनिट्स का, ठीक है। यहां पर 60 यूनिट लिखने की जगह बेटा हम ए लिख देते हैं, आसान होगा आपके लिए, ठीक है। यहां पर हम ए एक्स लिख देते हैं और यहां पर हम ए वाई लिख देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ा है, हमको क्या करना है, क्या करना है, आसान से देखो, यहां पर क्या होगा बेटा, ए एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ए कॉस थीटा। हम मान लेते हैं यहां पर थीटा है, मान लेते हैं यहां पर थीटा है। ए वाई इक्वल्स टू क्या होगा, ए वाई इक्वल्स टू क्या होगा, ए साइन थीटा। ए वाई होगा ए साइन थीटा। अब बेटा तुम इनमें से किसी को भी 30 यूनिट मान सकते हो, इनमें से तुम किसी को भी 30 यूनिट मान सकते हो, दूसरा वाला उसका ठीक अपोजिट होगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग ए एक्स इक्वल्स टू 30 यूनिट मान ले रहे हैं, ठीक है, ए एक्स इक्वल्स टू 30 यूनिट्स, तो ए कॉस थीटा इक्वल्स टू 30 यूनिट्स, ठीक है। ए की वैल्यू 60, कॉस थीटा इक्वल्स टू 30, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 थीटा, 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है बेटा, ठीक है। अब आपको थीटा मिल चुका है, थीटा मिल चुका है, तो क्या करोगे, ए साइन थीटा में थीटा की वैल्यू पुट करो, ए 60 डिग्री होगा, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। सेकंड कंपोनेंट निकाल लोगे आप, बहुत सही। चलो मिटा रहा हूं, समझ में आ गया ना। चलो चलो बेटा, अगला टॉपिक हम अब पढ़ेंगे लॉज ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एकदम से कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करना शुरू करो। चलो, लॉज ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। पहला लॉ जो कि हम एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एडिशन का पहला लॉ। ऐड करने के लिए दो वेक्टर्स को अगर हमको ऐड करना होगा तो कैसे हम लिखेंगे उसको, ठीक है। पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चे। इसको आप हेड टेल मेथड भी कह सकते हो,
ठीक है, हेड टेल मेथड, क्योंकि जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो ध्यान रखना कि पहले का हेड दूसरे के टेल से लगे या पहले का टेल दूसरे के हेड से लगे। हेड टू हेड या टेल टू टेल यहां पर नहीं होगा, यहां पर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, हेड टू टेल। मतलब मान लो बेटा एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, तब हम कह सकते हैं, तब हम इसको ऐड कर सकते हैं। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, पहले के टेल से आखिरी के हेड तक कनेक्ट करेंगे तो वो होगा रिजल्टेंट। मैं आखिरी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, उसमें समझ में आएगा तुमको। ठीक है, तो यहां पर देखो रिजल्टेंट बन रहा है, वेक्टर ए है वेक्टर बी, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब बेटा ए और बी के बीच का एंगल कौन सा होगा, ए और बी के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल थीटा, क्योंकि जब एंगल निकालना होगा तो हेड टू हेड या टेल टू टेल करेंगे, लेकिन एडिशन करना होगा तो हेड टू टेल करेंगे। याद रहेगा, एंगल हेड टू हेड और टेल टू टेल, एडिशन हेड टू हेड, एकदम से कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलो, आर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट कितना होगा बेटा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, where theta is angle between two vectors। ठीक है, theta is angle between two vectors a and b। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आई है ये हम अभी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, डिराइव भी कर लो, आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे क्या चीजें निकालनी है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये आपका रिजल्टेंट ए बी एंड बी को मैं यहां लिख रहा हूं ताकि और आसान हो जाए, आर। ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, ये हो गया थीटा, ठीक, ये हो गया थीटा। अब हम b का कंपोनेंट निकाल ले रहे हैं। b का कंपोनेंट कैसे निकालेंगे बेटा, देखो एक इधर होगा, एक इधर होगा। ठीक है, अब इसी वेक्टर को हम पहले लिख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, देखो b का इधर क्या होगा, थीटा के साथ वफादार जो होगा वो b cos थीटा, थीटा के साथ बेवफाई जो कर देगा वो b sin थीटा। वैल्यू समझ में आ रही है कैसे आया। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो क्या होगा, b sin थीटा यहां पर आ गया। इस b sin थीटा को हम मिटा देते हैं क्योंकि इनका अब कोई इस्तेमाल जरूरत नहीं है। ठीक है, b sin थीटा आ गए यहां पर। ये क्या हो गया बेटा, b cos थीटा। ये जो डिस्टेंस है ये b cos थीटा होगा। ये तो उधर तक तो a है, उधर भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको जानना है। ये हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम, क्या हम इस ट्रायंगल में अगर लगाएं, अगर इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी। समझ में आ गया कैसे आया। चलो बेटा, तो फिर आर मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, आर मैक्सिमम कब होगा, आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब cos थीटा की वैल्यू 1 होगी। मतलब cos थीटा इक्वल्स टू अगर 1 होगा तब आर मैक्सिमम होगा। इसका मतलब बेटा दोनों के बीच का जो एंगल होगा, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि वो डिस्टेंस हमारी मैक्सिमम होगी, वो रिजल्टेंट हमारा मैक्सिमम होगा। बट आर मिनिमा कब होगा, आर मिनिमम कब होगा, रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा
0 नहीं, -1 हो जाएगा, मतलब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, बी वेक्टर जो है वो जस्ट ए के अपोजिट में मूव करने लगे या उधर को डायरेक्ट हो जाए, तब हमारा रिजल्टेंट एकदम मिनिमम होगा। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया है? फॉर्मूलाज याद रहेंगे? बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब बेटा क्या है, रिजल्टेंट इनिशियल वेक्टर के साथ, पहले वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा उसे अल्फा कहेंगे। तो वेक्टर एडिशन में tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, कितना है a प्लस बी कॉस थीटा। क्या ये समझ में आया? ट्रायंगल लॉ समझ में आया? ट्रायंगल लॉ को कैसे करते हैं? ठीक है, चलो मिटा दो। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं बेटा इससे। ठीक है, ट्रायंगल लॉ से एक क्वेश्चन बनाते हैं। इफ टू फोर्सेस x and y, x minus y and x plus y have resultant 2 root over नहीं, whole root 2 x square plus y square, x square plus y square, find angle between them। अगर दो फोर्सेस है बेटा x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है, और उनका रिजल्टेंट है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। तो क्या करना है, देखो सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। r इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हमने कुछ ऐसा बताया था। ठीक है, कर लो, इधर कर दो, r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो एकदम से तुमको दिख रहा है, क्लियर दिखेगा बेटा। कैसे, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कॉस थीटा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा मैं, तुम लोग करो और आंसर बताओ। इसका जो आंसर आएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 आएगा बेटा, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री इसका आंसर आएगा। ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तभी ये रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? मिटा दूं? चलो, तो चलो एक और चीज देख लो इसमें। एक और चीज क्या बेटा, मान लो आर, या ऐसे कहते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच थीटा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो आर कितना होगा? ठीक है, सेंटेंस में इसको कैसे लिखा होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल। ठीक, ऑर्थोगोनल तो कैसे लिखेंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिजल्टेंट इक्वल्स टू ऐसा। ठीक है, अगला लॉ है बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। अब देखो बेटा, आपको बता दूं एक बात इंपॉर्टेंट, कि अगर आप न्यूमेरिकल बना रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम्स में बना रहे हो, जब तक वहां पर पैरेललोग्राम लॉ के बारे में डिस्क्रिप्शन ना हो या कुछ ऐसे टर्म्स जो मैं अभी बताऊंगा वो ना हो, तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही इस्तेमाल कीजिए, पैरेलल शिफ्टिंग करके इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन
कब यूज होता है? ये तब यूज होता है बेटा जब वेक्टर हेड टू हेड दिया हो और टेल टू टेल दिया हो। ठीक है, ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल दिया हो। मतलब अगर वेक्टर ऐसे दिया है, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक बच्चे, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा बेटा, वो अगर उसके रिजल्टेंट को हम पैरेलली ए और बी से कनेक्ट करें तो ठीक एक पैरेललोग्राम बनाएगा। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट होगा ए और बी को ऐड करने पर, तो वो एक पैरेललोग्राम बनाएगा, इसीलिए हम इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। फॉर्मूलाज में कोई चेंज नहीं मेरे बच्चे। वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सिमिलर, कुछ चेंज नहीं। आर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट ओवर। ठीक, आर का मैग्नीट्यूड वही tan अल्फा, ये थीटा, ये अल्फा। ठीक, याद रहेगा। ये रिजल्टेंट समझ में आ रहा है। अल्फा कौन सा है, थीटा कौन सा है? ए और बी के बीच का एंगल थीटा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर टेल टू टेल कनेक्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, आर और ए के बीच का एंगल अल्फा क्यों होगा? क्योंकि इनका भी टेल टू टेल कनेक्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं। tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? सेम बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, सारी चीजें सेम होंगी, बट कुछ टर्म्स जब यूज होंगे क्वेश्चन में तभी आपको उन क्वेश्चन को पैरेललोग्राम लॉ से कनेक्ट करना है। ठीक है, कैसे? देखो क्या क्या टर्म्स। इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, if theta, this is theta, if theta is less than 90 degree, that is acute angle। ठीक है, that is acute angle, then r equals to वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, सारी चीजें सेम होंगी एंड रिजल्टेंट is known as रिजल्टेंट को क्या बुलाएंगे? मेजर डायगोनल। ठीक है, रिजल्टेंट को क्या बुलाएंगे बेटा? मेजर डायगोनल। ठीक है, मिटा दूं? चलो फिर क्या? इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब कि ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल है, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, देन r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b सिमिलर, कुछ चेंज नहीं होगा, एंड r इज नोन एज माइनर डायगोनल। ठीक है बेटा, तब R क्या कहलाएगा? माइनर डायगोनल कहलाएगा। अगर एक्यूट एंगल से बना हुआ है तब मेजर डायगोनल कहलाएगा। अगर यही ऑब्ट्यूस एंगल से हो जाता, मतलब कि ये पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता, ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा है, यहां पर जो रिजल्टेंट बनता बेटा, ये रिजल्टेंट माइनर डायगोनल कहलाता। तो मेजर डायगोनल दिया होगा तो समझ जाओ कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट एंगल है। अगर माइनर डायगोनल दिया होगा तो समझ जाओ कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। इन सारे टॉपिक्स जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं बच्चे, इन सारे टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर जाकर के आप सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हो, उनके कॉन्सेप्ट समझ सकते हो।
अगर चाहते हो कि उन क्विजेस को लाइव आप प्रैक्टिस करो तो वो क्विज बेटा आपको टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर सारे क्विज प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। कोई डाउट होगा हम वहां पर डिस्कस भी करते हैं, हमारे सारे टीचर्स वहां पर अवेलेबल होंगे। ठीक है बेटा, चलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर हो गया, मिटा दूं। चलो कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, सारी चीजें पैरेललोग्राम लॉ वाला ही रूल फॉलो होगा। ठीक है, लेकिन जब मेजर और माइनर दिया हो डायगोनल, तब आपको ध्यान देना है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, उसी हिसाब से उसी से रिलेट करके क्वेश्चन देगा आपको। ठीक है, लॉज ऑफ वेक्टर में बेटा नेक्स्ट लॉ जो है वो है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, वेक्टर एडिशन, इसका मतलब क्या है बेटा? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब है कि हो सकता है कि आपको ऐसा बोल दे कि 50 वेक्टर दे दिया और बोलेगा इसका एडिशन फाइंड करो। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, उसका भी लॉ है हमारे पास। ठीक, अगर मान लो बहुत सारे वेक्टर दे दिया, वेक्टर ए बी सी डी ई एफ, हमको पता नहीं कहाँ है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये सारे वेक्टर्स दिया है। अब कह रहे इसका रिजल्टेंट फाइंड करो। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, इन वेक्टर्स को उठाना है, एक दूसरे के हेड के, मतलब पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ टच कर देना है। ठीक है, जैसे लाइन लगा देना, वन हैंड डिस्टेंस, सेम वही चीज। ठीक है, वन हैंड डिस्टेंस, देखो ये इधर ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एंड एफ। अब बेटा क्या, जैसा आपका वन हैंड डिस्टेंस में हाथ लंबा नहीं हो सकता है, वैसे ही यहां पर इनके मैग्नीट्यूड भी लंबे नहीं हो सकते हैं, डायरेक्शन भी वही रहेगा। बस हमने क्या किया, एक दूसरे के पहले के हेड के दूसरा टेल टच करा दिया। अब रिजल्टेंट निकालना है तो क्या मैंने बताया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ही मैंने बताया था कि पहले वाले के टेल के साथ आखिरी वाले का हेड कनेक्ट कर दो, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। समझ में आया? मतलब कि हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, R इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो, तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया। अगर बहुत सारे वेक्टर दिए हुए हैं बच्चा, तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से हेड एंड टेल का कनेक्शन कर दो, उसके बाद जो आखिरी वाला जहां पर पोजीशन होता है, पहले वाले के टेल के साथ आखिरी वाले का हेड कनेक्ट कर दो, वो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक बच्चों हमने पढ़ा है एडिशन। चलो बच्चों, तो कुछ न्यूमेरिकल्स बना करके देखते हैं। एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, इफ टू वेक्टर्स A 4i plus 3j and B 4i plus 2j, ये दो वेक्टर हैं। ठीक है, गिवन है ये। ठीक है, फाइंड अ वेक्टर in the direction of A and magnitude 5 times of B। कैसे फाइंड करना है इसको? देखो सिंपल है, एकदम से आसान है। सिंपली बस आपको ये पता होना चाहिए कि फाइंड क्या करना है। आपको फाइंड करना है एक वेक्टर R जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर B के 5 टाइम्स हो, मतलब 5B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और डायरेक्शन किसका होना चाहिए? A का, मतलब A कैप। ठीक बच्चे, ये बात समझ में आई? आपको ये चीज फाइंड करनी है। तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि अगर B का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर लेंगे,
स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर, यही तो है। रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 2 2 और 20 रूट। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 20 रूट। मैं अब बेटा ए का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, ए का यूनिट वेक्टर कितना होगा। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि अ वेक्टर यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो जरा, रूट ओवर 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 5। एकदम देखो, एकदम इजी में निकलते जा रहा है, नहीं समझ में आए पूछ लो, ठीक है बच्चे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 होगा, 25 का रूट 5 हो जाएगा। वेक्टर लिखते हैं 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी रूट 20 इंटू ए का डायरेक्शन क्या है, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर कितना बेटा 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाई 5। 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया बेटा, क्या बच गया, रूट 20 4i प्लस 3j। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये वेक्टर जो होगा बेटा ये b के मैग्नीट्यूड के 5 टाइम्स होगा। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो एग्जैक्टली यही वाला आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो बच्चों अगला टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा मल्टीप्लीकेशन, लॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अगला लॉ है मल्टीप्लीकेशन, क्या, मल्टीप्लीकेशन, ठीक। अब बेटा वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला जो है वो है स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको और भी एक नाम से जाना जाता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, इसको क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेटा, ध्यान से देखो। जो मान लो लेट 2 वेक्टर्स A and B multiply in scalar product, तो कैसे पढ़ा जाएगा, A डॉट B इक्वल्स टू A B cos थीटा। समझने के लिए A का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा A डॉट B को। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है अंडर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट तो क्या होगा, A डॉट B इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा याद रहेगा, स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा का इस्तेमाल होगा, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी है बेटा, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहली कि ये कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है मतलब वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू B डॉट A हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करती है, कैसे, वेक्टर A डॉट B डॉट C B माइनस C, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर A डॉट B माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर C। ये हो गया बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा लेकिन उसकी वैल्यू में कुछ चेंजेस
नहीं आएंगे, आराम से वो हो जाता है। ठीक है, अगला देखो बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हो? यहां पर देखो कॉस थीटा छोड़ दो, बाकी को इधर कर दो। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट रहने दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो आ जाओ आगे देखते हो बेटा, अगली प्रॉपर्टी इसकी मिटा दूं? ठीक है, चलो मिटा दे रहा हूं। ध्यान से देखो। अब एक चीज देखो बेटा, मान लो कि ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ध्यान से समझो, इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक, तो कैसे लिखे हैं उसको? ए क्रॉस ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं। तो क्या बेटा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए डॉट बी कॉस थीटा और ए कॉस थीटा डॉट बी, लिख सकते हैं। इधर उधर हो ही सकता है ये, ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है और इससे हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, उससे पहले आप समझो कि ये जो कॉस ए कॉस थीटा है या बी कॉस थीटा, ये है क्या चीज। ठीक है, ये चीज समझो पहले। देखो बेटा, अगर ए का मैं कंपोनेंट निकालूं अलोंग बी, ठीक है, ए का मैं कंपोनेंट निकालूं अलोंग बी, ठीक है, तो एक मेरा बी कंपोनेंट हो गया बी पर, और दूसरा हमारा कंपोनेंट होगा इसके ठीक परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर। तो कंपोनेंट्स क्या होंगे बेटा? इस पर क्या होगा? ए कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा किसके साथ होगा? थीटा जिसके साथ वफाई कर रहा है, याद रहे एकदम से। यहां पर क्या होगा? ए साइन थीटा। ठीक है बेटा, लेकिन एक चीज देखो, अब बी का हम करते हैं, बी का अलोंग ए करेंगे, तो बी का इस पर क्या होगा बेटा? इस पर क्या होगा? बी कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो बी साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है? ए का कंपोनेंट बी पर क्या हुआ? ए कॉस थीटा, और बी का कंपोनेंट ए पर क्या हुआ? बी कॉस, सॉरी, ए का कंपोनेंट बी पे क्या हुआ? ए कॉस थीटा। बी का कंपोनेंट ए पर क्या हो गया? बी कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही है? बस इतना सा कि कंपोनेंट कैसे निकला, इसलिए मैंने कंपोनेंट आप लोगों को पहले समझाया था। अब देखो बेटा, ये लिखा क्या है, ये असल में लिखा क्या है, दोनों को थोड़ा सा अलग अलग मैं कर रहा हूं। ठीक है, ये लिखा क्या है? क्या है बेटा? देखो, ये ए डॉट बी असल में लिखा क्या है? ठीक है, लिखा है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी कॉस थीटा क्या है? एंड component of B along A and component of B along A and vice versa। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड कंपोनेंट ऑफ B along A, मल्टीप्लाई किसका है? वेक्टर ए का, और उसी के अलोंग जो बी का कंपोनेंट है उसका मल्टीप्लाई है। या फिर अगर हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो दूसरा वाला हमने यहां पर लिखा था बेटा, दूसरा वाला हमने क्या लिखा था? बी डॉट ए कॉस थीटा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ये क्या हो गया? ए डॉट बी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी आप कंपोनेंट वाला पोर्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं बेटा, इसको मिटा दूं। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, जो मैंने अभी सेंटेंस लिखा था, इसको मिटा रहा हूं बच्चे। अभी जो मैंने सेंटेंस लिखा था उसका मतलब क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी
इक्वल्स टू क्या था बेटा, ए कॉस थीटा। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इक्वल्स टू क्या था, ए कॉस थीटा। और ये वैल्यू कितनी आएगी जरा देखो, ए बी ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इधर में ए कॉस थीटा छोड़ दो, क्या हो गया, क्लियर, क्लियर हुआ ये। तो कितना हो गया बेटा, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको कैसे आप लिख सकते हो, देखो मतलब वेक्टर ए डॉट बी का डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर ए इंटू बी का डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा कि कोई भी वेक्टर जब ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर ए तो है लेकिन डायरेक्शन हमने बी का ले लिया है। सिमिलरली यहां पर आ जाओ, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या है बेटा, बी कॉस थीटा। वहां पर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड। यहां पर क्या हो गया बेटा, वेक्टर बी और ए का डायरेक्शन। मतलब वैल्यू तो वेक्टर बी का है बट डायरेक्शन किसका लिया गया है, ए का। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या है, वेक्टर बी है और डायरेक्शन जो है वो। तो अब कभी भी अगर आपको ए और बी का वैल्यू दिया हो अलग से, ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ बी और कंपोनेंट ऑफ ए आप आराम से निकाल सकते हो, अलोंग ए एंड बी निकाल सकते हो। चलो बिल्कुल निकाल सकते हो आप। चलो आगे बढ़े, ए डॉट बी मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा बेटा, जब ए बी कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। मतलब कि कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, मतलब कि 1 होगा, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। तब ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट, किसी भी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। थीटा 0 हो जाए मतलब क्या क्या हो सकता है, देखो पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं दोनों। ठीक है, दोनों कोलिनियर हो सकते हैं, दोनों इक्वल हो सकते हैं, दोनों एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं बेटा। ठीक है, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। तो क्या मैक्सिमम होगा, नहीं, वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पैरेलल कोलिनियर इक्वल वेक्टर्स पे आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा, अगर मान लो दो वेक्टर का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू अगर 0 आ जाए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का टोटल वैल्यू अगर 0 आ जाए, देन बोथ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। आपको तो पता ही है ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर जब वेक्टर खुद से मल्टीप्लाई करे, खुद से स्केलर प्रोडक्ट कर दे, तो उसको कहते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए विच विल बी इक्वल्स टू ए डॉट ए कॉस 0 डिग्री विच विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो वेक्टर्स का, तो यूनिट वेक्टर कैसे मल्टीप्लाई होंगे ये जरा सा हम देखेंगे। ठीक है बेटा, तो इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होगा, जब भी n डॉट n होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। याद रहेगा, n कैप डॉट n कैप इक्वल्स टू कितना होगा, 1। मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में बेटा, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में क्या होगा, i डॉट i इक्वल्स टू j कैप डॉट j कैप इक्वल्स टू k कैप डॉट k कैप इज इक्वल्स टू 1। ठीक है,
बट आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई विल बी इक्वल्स टू 0। ये होगा, ठीक है। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आपको ऐसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे बेटा मान लो ए आई प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, ये एक वेक्टर है। डॉट दूसरा वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन आ गया देख करके टेंशन हो जाओगे, सर कैसे करेंगे कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। मैंने बताया आपको i के साथ i इक्वल्स टू 1 होगा, i के साथ बाकी किसी का भी 0 होगा, ठीक है। तो i के साथ i ax, i के साथ बाकी दोनों 0 प्लस 0 प्लस इसके साथ 0 प्लस, मैं अलग अलग कर रहा हूं देखो, b के साथ एक i का, j के साथ i का 0, j के साथ j का by प्लस j के साथ k का 0, ये एक हो गया। अब इसके साथ करते हैं, क्या आएगा बेटा 0 प्लस 0, k के साथ k का मतलब प्लस cz, ये हो गया तीसरा। समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई करना है? i के साथ i का बस रहेगा, j के साथ j रहेगा, k के साथ k रहेगा। तो अगली बार जब करना तो इतना लंबा लिखने की जरूरत ना पड़े, समझाने के लिए मैंने लिखा है। अगली बार लिखना हो तो बस ax by cz, खत्म। x के साथ x का मतलब x के डायरेक्शन में जो है, i के जो डायरेक्शन में है उसके साथ बस उसी का मल्टीप्लिकेशन होगा, बाकी सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है बेटा। मिटा दो, चलो मिटा रहा हूं। एक क्वेश्चन देखो बेटा, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल moves from 2i plus 3j to 14i plus 13j, ठीक है, and if force applied is 4i plus j, then find work done। find work done कैसे फाइंड करोगे आप? वर्क डन कैसे फाइंड करोगे बेटा? हमने फिजिक्स में आप पढ़ रखे हो, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट एस होता है, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है बेटा? आपको दिया हुआ है 4i प्लस जे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितना आएगा बेटा? डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, फाइनल पोजीशन कितना आएगा? 14 माइनस 2 12i प्लस 13 माइनस 3 10j, ठीक। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको करना है। डॉट प्रोडक्ट कितना है देखो, i के साथ बस i का, ठीक है, 12 4 48 प्लस j के साथ j का 10, कितना हो गया बेटा? 58 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक। प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होगा, मैंने आपको बताया है, ठीक है। a डॉट a का प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा स्केलर वैल्यू होगी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? मिटा दो। चलो बेटा मैं फिर से बता रहा हूं बच्चे, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आज मैं पढ़ा रहा हूं, इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बनाए हुए हैं बेटा, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैप्टर खत्म होने के बाद वहां जाओ, आप देखो, समझो, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा बेटा। चलो आ जाओ बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट पे देखते हैं, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं?
वेक्टर प्रोडक्ट को बेटा क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, वेक्टर को क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे होता है बेटा? अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों के बीच अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, ठीक है, इन दोनों के बीच अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट कराना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए डॉट बी साइन थीटा सी नहीं एन कैप। ठीक है बेटा, और इसमें थीटा क्या है मैं बार बार आपको बता रहा हूं, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब मैंने एन कैप यहां पर क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, जो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आएगा इसका भी कुछ डायरेक्शन होगा, और ये डायरेक्शन क्या होता है बेटा? ए क्रॉस बी अगर हम मान ले सी वेक्टर है, ठीक है बेटा, ए क्रॉस बी अगर वेक्टर सी है, देन डायरेक्शन ऑफ सी इज perpendicular to the plane, direction of vector C is perpendicular to the plane in which A and B lies, following RH screw rule। ठीक है बेटा, RH screw rule। इसका मतलब क्या है देखो समझाता हूं मैं। C का डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच A एंड B लाइज। और कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या है? फॉलोइंग स्क्रू रूल। मतलब देखो, अगर ये बेटा वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, A B इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, अब मान लो राइट हैंड स्क्रू रूल मतलब क्या होता है? राइट हैंड को अपने आगे करो, ठीक है, राइट हैंड को अपने आगे करो, उसमें से एक वेक्टर को ए मानो, दूसरा वेक्टर को बी मानो। ठीक है, पहला वेक्टर ये फॉर फिंगर ए है, मिडिल फिंगर बी है, थम्स आपके रिजल्टेंट हैं। ये तीनों सी जो होगा ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो बेटा देखो अगर मैं ऐसे रख रहा हूं, ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, स्क्रू रूल घुमाओ, ए को बी की तरफ लेकर के जाओ। ठीक है, स्क्रू रूल ए की तरफ बी को तरफ ले जाओगे तो किधर आएगा बेटा आपका रिजल्टेंट? आउटवर्ड। किधर आएगा? आउटवर्ड। बट इन केस बी क्रॉस ए हो गया, बी क्रॉस ए हो गया बेटा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? मान लो ये बी है, ठीक है, ऐसे तो हम रख नहीं सकते, इधर लेके जाना नहीं है। ठीक है, तो किधर होगा? इधर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अब ये इधर जाएगा, बी किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? इनवर्ड हो जाएगा, डायरेक्शन उसका तुरंत चेंज हो जाएगा। अगर ए की जगह हम बी कर दें, इसकी जगह हम ये कर दें, ठीक है, तो ए तो यहां पर आ गया, बी क्रॉस ए किया हमने, ए तो यहां पर आ गया बेटा, तो क्या होगा? समझ में आया? इनवर्ट। अब चलो राइट हैंड स्क्रू रूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हो। मैं इसे मिटा रहा हूं। कंफ्यूजन होने से बेटा अगर लगे कि हाँ सर ये चीज मुझे नहीं समझ में आई है, कमेंट में बिल्कुल बताओ, मुझे पूरी आशा की समझ आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स बनाओ ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलो इसको मिटा रहा हूं। चलो बेटा प्रॉपर्टीज लिख लो। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं इसकी? पहली प्रॉपर्टी कि बेटा जो वैल्यू आएगी, रिजल्टेंट जो होगा इसका, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा नॉट कम्यूटेटिव,
नॉट कम्यूटेटिव मतलब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं लिख सकते। हाँ, हम ये लिख सकते हैं माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए, क्योंकि बेटा डायरेक्शन बदल जा रहा है। मैंने बताया था ना राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। तो उस हिसाब से यहां पर अगर आप माइनस का साइन दे देते हो, डायरेक्शन का अपोजिट यहां पर कर देते हो, तब आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। तो नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव इफ सीक्वेंस is strictly followed, ठीक बेटा। if sequence is strictly followed मतलब a क्रॉस b प्लस c इक्वल्स टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, तभी ये पॉसिबल है। अगर कभी ऐसा होगा कि सर हम c क्रॉस a कर देंगे, तब वो नहीं होगा बेटा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, ओके। चलो बेटा दो। अब देखो बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होगा उसको जनरली सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैक्सिमम जगहों पर, कई सारी किताबों में भी आपको सी दे देगा, ठीक है। तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी मैक्सिमम कब होगा, ध्यान से देखो, जब साइन थीटा इक्वल्स टू मैक्सिमम होगा। मतलब साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है बेटा, 1, और 1 कितने पे होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ए बी और सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए बच्चे, तब आप कह सकते हो कि हाँ सर अब सी की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। तीनों ऑर्थोगोनल विथ ईच अदर हो जाए, ठीक, तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ओके। चलो अगली प्रॉपर्टी देखो, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है बेटा। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो इसमें भी आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझाऊंगा और आसान होगा। n क्रॉस n इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब i क्रॉस i इक्वल्स टू 0, j क्रॉस j इक्वल्स टू k क्रॉस k इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। खुद के साथ अगर मल्टीप्लाई करेगा, खुद के साथ अगर वेक्टर प्रोडक्ट कर रहा है, तब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर i क्रॉस j है, सीक्वेंस फॉलो करना है, i क्रॉस j है तो k होगा, j क्रॉस k है तो i होगा, k क्रॉस i है तो j होगा, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस चेंज कर दोगे, साइन चेंज हो जाएगा। याद कैसे रखना है, देखो i लिखो, j लिखो, k लिखो, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखो, i क्रॉस j k, j क्रॉस k i, k क्रॉस i j, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज j क्रॉस i माइनस k, i क्रॉस k माइनस j, k क्रॉस j। समझ में आई बात? चलो बहुत अच्छा। अब चलो बेटा जरा वैल्यू फाइंड कर लेते हैं किसी वेक्टर का। मान लो गिवन दिया हुआ है, कैसे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। आई होप कि आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ लोगे, ठीक है। अगर एक वेक्टर दिया हुआ है a इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। एंड b वेक्टर दिया हुआ है बेटा क्या, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। अब आपको निकालना है a क्रॉस b, a क्रॉस b निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पहले तो इसको लिख लो, a एक्स आई प्लस ए वाई जे
प्लस ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। समझ में आ रहा है? सिंपल लिख लिया। अब बेटा क्या करना है, आपको बनाना है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मोड वैल्यू जैसा लिख लो, ठीक है, आई जे के, ठीक है, आई जे के सीक्वेंस में रखना है एकदम से, ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है, बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, देखो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। क्या करना है, अगर मैट्रिक्स सीखे हो तो तुरंत से बन जाएगा, नहीं सीखे हो तो एक बार देख लेना। जब आप आई का लिखेंगे, आई का कंपोनेंट, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, इसका एंड इसका पहले, इसका 2 नंबर पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिखो, आप लिखो, मैं नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट बेटा, अगर जे का लिखना है हमको, ठीक है, जे का लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ दो, इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, ठीक है। और कैसे लिखेंगे, अच्छा चलो मैं लिख के ही बता दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिख पाए, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो इधर बनाता हूं मैं आपका मैट्रिक्स, ध्यान से देखो। मैट्रिक्स है आई जे के, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। क्या होगा बेटा, देखो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई प्लस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे प्लस के का, देखो के का ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, ये आपकी वैल्यू आएगी। कुछ भी डाउट होने से फिर से पूछो बच्चे, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। आज जितना पढ़ाया आपको, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंगल, कंपोनेंट, सारी चीजें फिर से रिवाइज करो। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, फिर से बता रहा हूं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, जाके प्रैक्टिस करो, पढ़ते रहो, कोशिश करते रहो। जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओ कि सर ये चीज नहीं समझ में आई। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्लासेस, तो बिल्कुल इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि यहाँ पर क्लास मिल जाएगी। तो आज चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं भूलिएगा।